हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपने देखा कि हमने पिछले कई सारे लेक्चर्स में डेटा हैंडलिंग की बात करी है, तो आज हम इस डेटा हैंडलिंग के ब्रॉड टॉपिक का अंतिम लेक्चर लेंगे। अंतिम लेक्चर लेने का मतलब ये नहीं है कि कोर्स का ये अंतिम लेक्चर है, लेकिन इस ब्रॉड टॉपिक का ये अंतिम लेक्चर है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने बहुत सारे कमांड्स को इस्तेमाल किया है और हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट करी है, फाइल्स के अंदर जो अपने कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया है और साथ में उनका एक हमारा आउटकम भी आता था। अब तक जो आपने आउटकम को देखने का कार्य किया है, उसके लिए आपने उस आउटकम को स्क्रीन पर देखने की कोशिश करी है, या तो आपने उस वेरिएबल का नाम लिख करके स्क्रीन पे टाइप कर दिया, या आपने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, तो आपको जो भी उस प्रोग्राम का आउटकम है स्क्रीन पर दिखाई देने लगा था। लेकिन अब हमारी एक इच्छा और है कि हम इस आउटपुट को किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो अभी तक हमने अब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया, प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनको भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारे पास आउटकम भी आ गया है। अब आउटकम को स्क्रीन पे किस प्रकार से देखते हैं उसको भी मैंने सीख लिया है। अब इसी आउटकम को एक किसी फाइल के अंदर किस प्रकार से लिया जाए, यह कार्य आज हम करने वाले हैं। और इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, ये आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब जब भी आप अपने इस आर सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं, तो कोई भी जो आउटकम आ रहा है वो आपका, जब आप उसको फाइल में सेव करेंगे तो किसी न किसी फ़ोल्डर में सेव होगा। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी को पहले फिक्स कर लीजिए कि आप उसमें कार्य करेंगे, सो दैट कि आपका जो भी आउटपुट भी आएगा वो उसी फाइल में आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी आर की डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी होती है वो फाइल उसी के अंदर सेव हो जाएगी। और इस फाइल के हमारे पास अलग अलग रूप होते हैं। हम यहाँ पे कुछ जो हमारे पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद कुछ उदाहरण लेंगे जिसके द्वारा हम देखेंगे कि हमारे फाइल्स को सेव करने के जो भिन्न भिन्न ऑप्शंस होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। और ये बात आपको हरदम ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप कभी अपना आउटपुट ले रहे हैं तो ये आउटपुट आपके लिए तो आउटपुट है, लेकिन ये इसके आगे आने वाले किसी प्रोग्राम की फ़ाइल के लिए ये इनपुट भी हो सकता है। तो उस अगली फ़ाइल में जो आपको इनपुट चाहिए वो अगर आप आज के इस प्रोग्राम में उसको उसी फॉर्मेट में सेव कर देंगे तो शायद ये कार्य आपका आसान हो जाएगा। तो ये बहुत सारे हमारे ऐसे कंसिडरेशंस होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। तो चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि जब आप अपना कोई भी प्रोग्राम अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें से उसके आउटकम को सेव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि हम उसको जो अपनी स्क्रीन पर ही देख लेते हैं, और कुछ लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वहाँ से कॉपी करके उसको किसी फाइल में सेव कर लेते हैं। और दूसरा तरीका हमारा होता है कि हम उसको डायरेक्टली जो भी हमारा आउटकम हो रहा है उसको हम अपनी फ़ाइल के अंदर भेज दें और वो आउटकम हमारा डायरेक्टली कोई फाइल के अंदर सेव हो जाए। राइट, तो यह कार्य करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में आज हम अपने राइट फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से WRITE जो हमारा फंक्शन होता है, इसका मतलब ही होता है लिखना। राइट, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कहते हैं राइट, हम हिंदी में बोलते हैं तो इसमें इसका मतलब होता है WRIT, और लेकिन RIGST भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं किस राइट की बात कर रहा हूँ। राइट से मैंने कहा तो ये वाला राइट था, लेकिन पहले वाला हमारा राइट ये था। ऑल्दो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो फंक्शन होता है राइट WRITE, ये फंक्शन हमारे उस आउटकम के डेटा को, या कोई भी डेटा अगर है उसको एक फ़ाइल के अंदर लिख देता है, जिसका हम कहते हैं उदाहरण के लिए उस फाइल का नाम है फाइल। और जो उसमें से हमारा डेटा होता है वो हमारा एक से वेरिएबल x के अंदर स्टोर होता है। यूजुअली एक मैट्रिक्स की तरह का फॉर्मेट होता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का आउटकम चाहिए, और उस प्रकार के आउटकम को देखने के लिए आपको अपने
इस कमांड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और ये भी देखना पड़ता है कि आर किस प्रकार से उस आउटकम को सेव कर रहा है और जिस प्रकार से हमको आउटकम चाहिए अगर उसमें कुछ समानता नहीं होती है तो मुझे आउटकम को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हमारा कोई एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है और हमको जो अपना आउटकम चाहिए उसके अंदर चाहिए कि उसके रोज़ हमारे कॉलम्स हो जाएं और कॉलम्स रोज़ हो जाएं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस जो भी हमारा आउटकम आ रहा है उसका मुझको ट्रांसपोज लेके ना पड़ेगा और उसके बाद हम जब फाइल को सेव करेंगे तो उसमें से रोज़ हमारे कॉलम के फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको स्वयं ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब हम देखिए आपको इस WRITE राइट कमांड के बारे में बताते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले लिखिए WRITE लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। उसके बाद फिर आप अपने पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख दीजिए जिस आउटपुट को आपको देना हो। ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आर का डेटा ऑब्जेक्ट हो सकता है इत्यादि। उसके बाद में आप लिखिए फाइल FILE और इक्वल टू करके जिस फाइल के अंदर आप इस एक्स को सेव करना चाहते हैं ये आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए, राइट। और उसके बाद में आपका जो आउटकम आ रहा है एक्स का, आप उसको कितने सारे कॉलम्स में अरेंज करना चाहते हैं उसका नंबर आप यहाँ पे इन कॉलम्स के अंदर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आपने अपना आउटकम को 5 कॉलम देना चाहते हैं, 10 कॉलम में अरेंज करना चाहते हैं, तो वो संख्या यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा। उसके बाद में होता है हमारा एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है अपेंड इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। अपेंड का क्या मतलब होता है? अपेंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, कोई हमारा एक आउटकम आ गया, अब उसके बाद में मैंने इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट किया तो उसका भी हमारा एक आउटकम आएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये आउटकम, अगर हम कहते हैं पहला वाला था नंबर 1 और दूसरा वाला है नंबर 2, तो ये नंबर 2 पे जो हमारा आउटकम आया है वह नंबर 1 के नीचे आ जाए और उसमें अपेंड हो जाए, राइट। तो पहला ऑप्शन तो वहाँ पे हम दे देंगे अपेंड इज इक्वल टू ट्रू, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि एक नंबर का हमारा ये जो आउटकम आया और फिर से जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो हमारा 2 नंबर का प्रोग्राम आया, 2 नंबर का जो आउटपुट आया उस 2 नंबर के आउटपुट को हम इसी के ऊपर ही ओवरराइट कर देते हैं। अब हम जब कह देंगे फॉल्स तो ये हमारा जो भी आउटकम है ये ओवरराइट हो जाएगा, अर्थात उसी के ऊपर लिख जाएगा और फिर से आप अपने पहले वाले आउटकम को देख नहीं पाएंगे, राइट। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है सेप। सेप का मतलब होता है सेपरेटर। तो सेपरेटर क्या होता है कि अगर आपको अपने आउटकम में जो वैल्यूज़ को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना है, अर्थात 2 नंबरों के बीच में उनके बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, किस प्रकार की स्पेसिंग होनी चाहिए इत्यादि, अगर इसके बारे में अगर बात करनी है तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर अपना वो जो भी जिस वैल्यू के द्वारा आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं आप उसको कह दीजिए। ये आपका कॉमा भी हो सकता है या आपकी ब्लैंक स्पेस भी हो सकती है एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए यही बात मैंने आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है कि एन कॉलम्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को हम कंट्रोल करते हैं, अपेंड के द्वारा हम डेटा को अपेंड करना है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं और सब के द्वारा हम इसका जो सेपरेटर उसको कॉलम की हमारे जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उसको किस प्रकार से सेपरेट किया जाए उसको हम कंट्रोल करते हैं। अगर हम यहाँ पे सेप इज इक्वल टू बैकस्लैश की भी करेंगे तो ये हमारा जो टैब डिलिमिटेड आउटपुट हो देगा, अर्थात हर एक वैल्यू के बाद जो वैल्यू आएगी वो टैब के द्वारा कंट्रोल करी जाएगी, राइट। तो चलिए हम आपको एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो WRITE फंक्शन किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने देखिए ये डेटा वेक्टर ले लिया 1 से लेकर के 100 तक की वैल्यूज़ का, तो ये देखिए आपका हो गया x। अब इसके बाद में मैंने अपना फंक्शन यूज़ किया WRITE और फिर हमने यहाँ पे लिखा, हमने ये अपना लिखा x, फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं। अब उसके बाद हम अब यहाँ पे लिखते हैं फाइल इज इक्वल टू शलअप, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम इस SHALABH नाम की फ़ाइल में इस आउटकम को सेव करना चाहते हैं, राइट। तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने डिफरेंट ऑप्शंस को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो आपको इस कार्य को आर कंसोल में करने के पहले हम आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के द्वारा समझा देते हैं कि किस प्रकार से कार्य होगा। तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि आपको अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको चेंज करना होगा और उसके बाद में हम अपनी जो x की वैल्यू को यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी देखिए 1 से 100 तक के नंबर्स आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखा राइट x और फाइल इज इक्वल टू शलअप और विद इन डबल कोट्स में।
तो इसके बाद जब आप देखेंगे कि आपके फ़ोल्डर में देखिए ये शलभ नाम की फ़ाइल आ जाएगी और इसके अंदर देखिए ये 100 तक की वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। राइट, तो चलिए ये कार्य करके हम आपको आर कंसोल में दिखाते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो सबसे पहला तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी है, ये मैंने C:\r पे आर कोर्स में सेट कर दी है। तो यहाँ पे क्या है, आर कोर्स हमारा देखिए कि ये फ़ोल्डर है C:\r पर, और आप यहाँ पे देखिए कोई फाइल नहीं, ये पूरा खाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, अर्थात ये फ़ोल्डर खाली है। अब हम यहाँ पे करेंगे कि हम अपना जो भी आउटकम को सेव करेंगे इसी फ़ोल्डर में। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे अपना WRITE कमांड, राइट कमांड, उसके बाद में यहाँ पर आउटकम आ जाएगा। तो देखिए आपने यहाँ पे ले लिया, जैसे मैंने वैल्यू ले ली x = 1 to 100। तो देखिए इस प्रकार से आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा राइट, और यहाँ पे किया x, और यहाँ पे मैंने कह दिया फाइल = शलभ, और देखिए यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अब अगर देखेंगे यहाँ पे अपने आर कोर्स के अंदर, तो देखिए ये शलभ नाम की फ़ाइल आ गई, और इसको आप अगर खोलने की कोशिश करिए तो देखिए ये आपके 1 से लेकर के 100 तक के देखिए यहाँ पर जो आपने नंबर्स लिखे हैं वो उसमें आ गए। इसके बाद में चलिए हम इसी में आपको कुछ और भी हम आउटकम आपको करके दिखाते हैं कि अब हम इसमें से एक काम करते हैं, एक और अपना जो भी वैल्यू है हम उसको जनरेट करते हैं। से y = c 101 से लेकर के 200 तक की वैल्यू को, राइट। और उसमें से हम क्या करते हैं कि अब ये हमारी जो y की जो वैल्यूज़ हैं, ये देखिए ये इस प्रकार से आ गई, 101 से लेकर के 200 तक की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसी आउटकम को अपनी इसी शलभ नाम की फ़ाइल में इस x के आउटकम के आगे लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे append = true, और यहाँ पे हम कर देंगे जो हमारा आउटकम है जिसको अब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो राइट y, और फाइल आपका क्या है, शलभ, सेम फाइल ही है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फाइल में कहाँ से वैल्यूज़ आ गई, तो आप अगर देखेंगे तो देखिए 1 से 100 तक की तो वैल्यूज़ पहले थी आपकी। अब आप देखिए अगर 101 से लेकर के ये जो 200 तक की वैल्यूज़ हैं जो आपने y की जनरेट करी हैं, ये आपके इस append कमांड के द्वारा यहाँ पर आ गई, राइट। अब हम एक काम करते हैं, चलिए आपको हम ये फिर से करके दिखाते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर x की ये जो वैल्यूज़ ली हैं, ये क्या है, 1 से 100 तक की वैल्यूज़ हैं, राइट। अब हम इसको ज़रा सा अरेंज करते हैं अपने इस नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। हम इसको देते हैं कि, और हम चलिए यहाँ पे फाइल का नेम बदल देते हैं, हम कर देते हैं शलभ 1, राइट। और इसमें से हम कर देते हैं n कॉलम्स = here सपोज ये 10, राइट। को देखिए क्या होता है। अब अगर देखेंगे तो देखिए आर कोर्स के अंदर ये देखिए एक और ये फाइल आ गई शलभ 1, और जब इसको आप खोलेंगे तो देखिए इसमें से आपके कितने कॉलम्स आ गए, 10 कॉलम्स आ गए, और इसमें से देखिए 100 तक की वैल्यू आपकी इस प्रकार से यहाँ पर स्टोर हो गई, राइट। ये तो इसी प्रकार से आप अपनी बाकी वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसी के अंदर अब हम अगर कहते हैं, मान लीजिए हम जो हमारा y का आउटकम था 101 से लेकर के 200 तक की जो वैल्यूज़ थी, उसको हम यहाँ पर अभी इसी फाइल में लिखने की कोशिश करते हैं। हम y को लिखते हैं, लेकिन y के लिए हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे इसमें 15 हो जाने चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारी इस फाइल में शलभ 1 में क्या अंतर आएगा, राइट। आपने इसको एग्जीक्यूट किया, और जब शलभ 1 की फ़ाइल आपने खोली आपने यहाँ पर, तो आप ज़रा सा ध्यान दीजिए कि इसमें से क्या आ रहा है। पहली बात तो इसने आपको जो पहले वाला आउटकम था उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे append = true तो लिखा ही नहीं। इसलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पर इसमें से append लिखना चाहिए था। लेकिन अब अगर ध्यान देने की कोशिश करें, इसने आपको देखिए ये 101 से 15 तक की वैल्यूज़ यहाँ पर दे दी हैं, और आप ये देखेंगे कि ये आपका एक रो है, या आपकी सेकंड रो है, या आपकी थर्ड रो है, इत्यादि, राइट। अब इसी के आगे अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम इसमें से x को यहाँ पर हम इंटर करना चाहते हैं x, और अब हम करना चाहते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम बदलना चाहते हैं, सपोज़ करना चाहते हैं 10।
अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए आपने इसको एग्जीक्यूट किया और जब शेल 1 में आएंगे तो अब आपने यहाँ पे देखिए क्या किया कि देखिए आपकी यहाँ पे 100 तक की वैल्यूज़ आ गई, जहाँ पे आपको बहुत ही साफ साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि पहले की y की वैल्यू हट गई हैं और आपके एक एक कॉलम में 10-10 वैल्यूज़ हैं, राइट। ये मैंने एक जान के किया है जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं कि दोनों में क्या अंतर आने वाला है। और अब हम इसमें से फिर से अपने इस y को एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें साथ में हम ऐड करते हैं अपेंड इज इक्वल टू ट्रू। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने अपेंड इक्वल टू ट्रू किया, जो आपकी शेल 1 की फ़ाइल थी जब आप इसको खोलोगे तो देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रही है। पहले के जो x की वैल्यूज़ थी उसमें खाली 10-10 वैल्यूज़ थी 100 तक की, लेकिन 1 से लेकर के 200 तक की जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें हर एक रो में 15-15 वैल्यूज़ हैं। आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम ज़रा सा आपको एक कार और करके हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि आपने यहाँ पर लिया आपने x और इसको अगर मान लीजिए आपने एक फ़ाइल में अगर सेव कर दिया है, जैसे कि मैंने कह दिया मान लीजिए शलभ, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो शलभ नाम की फ़ाइल है इसके अंदर देखिए आपकी 1 से 100 तक की वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। अब इसी के अंदर हम ज़रा सा कुछ अपने अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं और हम कहते हैं y हमारा क्या है, LETTERS लेटर्स 1 से लेकर के 20 तक। तो ये देखिए क्या हुआ, ये आपका ये हो गया y। अब आपने क्या कि इसी y को आपने अपनी इस शलभ वाली फ़ाइल में अपेंड करने की कोशिश करी। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने कर दिया अपेंड इज इक्वल टू ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो x की वैल्यू थी 1 से 100 तक की ये भी रहेंगी और उसके बाद में y की वैल्यूज़ उसके आगे आ जानी चाहिए। तो अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका आउटकम किस प्रकार से आया। ये हुआ 1 से 100 तक की x की वैल्यू आई और उसके बाद देखिए ABCDEFGH करके की तक की अल्फ़ाबेट्स आ गए, राइट। तो अब इसके बाद में अब अगर यहाँ पर एक आप मैट्रिक्स भी लेते हैं, सपोज आपने कहा Z एक मैट्रिक्स हमारी है जिसमें से n रो हमारी हैं 3, n कॉल हमारे हैं 3, ये 3×3 की मैट्रिक्स और डेटा आपका क्या है, मान लीजिए 1 से लेके 9 तक की जो वैल्यूज़ होती हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब आपने इस मैट्रिक्स को देखा तो ये देखिए मैट्रिक्स इस प्रकार की आ गई, राइट। अब आपने इसी मैट्रिक्स को आपने इसी जो शलभ की फ़ाइल है इसके अंदर अपेंड कर दिया और फिर से आपने इसको सेव कर दिया। जब एग्जीक्यूट किया तो अब हम ज़रा सा अपनी जो हमारी शलभ की फ़ाइल आई है नई, उसको देख किस प्रकार से आई। तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो 100 वैल्यूज़ थी x की ये आ गई, उसके बाद में अल्फ़ाबेट्स की ये देखिए वैल्यू आ गई और उसके बाद में ये देखिए जो Z मैट्रिक्स की वैल्यूज़ प्रकार से आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये आपको यहाँ पर आपको इसको समझाना पड़ेगा, R को एक प्रॉपर कमांड देना होगा कि आप इन वैल्यूज़ को किस प्रकार से सेव करना चाहते हैं, क्योंकि R अपनी भाषा के हिसाब से सेव कर रहा है। आपको इसके अंदर कुछ अगर परिवर्तन चाहिए कि आप उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वह आपको अपने हिसाब से देना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हम अपनी एक और ऑप्शन की बात करते हैं जहाँ पे हम अपने आउटकम डेटा को टेबुलर या CSV फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कार्य को किस प्रकार से किया जाए। अब देखिए मैंने आपको ये पहला वाला कमांड WRITE लेकर के मैंने आपको उदाहरणों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी है। अब उसी तरह के जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, बाकी भी जो हमारे कमांड्स हैं उसके अंदर कार्य करेंगे। तो अब उन्हीं उदाहरणों को फिर से ले करके दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे इनका जो कमांड है उसको हम बताएंगे और उसके बारे में जो उसके ऑप्शंस हैं उसको भी आप जिस प्रकार से आपने राइट कमांड का यूज़ किया है उसी तरह से आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप उस आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हमारा काम यहाँ पे सिर्फ इतना सा रह गया है कि हम आपको ये टेबुलर और CSV डेटा फाइल्स को सेव करने के क्या क्या कमांड होते हैं और उनके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में संक्षेप में बता दें। तो देखिए जो आपकी CSV फाइल होती है उसको मतलब कि आप अपने आउटकम को अगर CSV फाइल के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो हमारा फंक्शन होता है write.csv WRITE.csv और ये जो फंक्शन होता है ये हमारा टेबुलर डेटा को एक ASCII फाइल में CSV फॉर्मेट में सेव कर देता है। और यहाँ पे जो एक डेटा की हर एक रो होती है, जो उस फाइल में जो भी हमारी रो बनेगी वो हमारी हर एक रो डेटा की
कि सारी वैल्यूज़ को एक एक लाइन में दिखाने की कोशिश करेगी और सारी वैल्यूज़ हमारी कॉमा के द्वारा सेपरेटेड होंगी, अलग होंगी। तो इस फंक्शन को भी यूज़ करने के लिए हमारा कमांड को यूज़ करने का तरीका यही होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे write.csv, write.csv, और उसके अलावा उसके बाद हम पैरेंथेसिस में जिस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं उसको लिख देंगे x। उसके बाद फाइल लिख करके फाइल का नाम डबल कोट्स में दे देंगे और उसके बाद में अपेंड को हम ट्रू या फॉल्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो जिस प्रकार से हमने पहले कार्य किया था बिल्कुल उसी प्रकार से ये कार्य करेगा। और इसके आगे आपके पास स्टेप का ऑप्शन भी होगा और उसमें आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। और उसी प्रकार से अगर आप अपने इस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं तो आपका कमांड होगा write.table, write.table, और ये जो होगा ये आपका जो भी x के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको ये टेबुलर फाइल के फॉर्मेट में सेव कर देगा। तो देखिए इसका हमारा फंक्शन होगा write.table, write.table, और पैरेंथेसिस में हम अपना जो भी x वैल्यू है जिसको हम सेव करना चाहते हैं उसको लिख देंगे। फिर हमारा फाइल आ जाएगा, फाइल को हम डबल कोट्स के अंदर इसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में ऑप्शन हमारा होगा अपेंड। उसके बाद में अपेंड हमारा ट्रू और फॉल्स होगा, तो ट्रू होगा तो वैल्यूज़ अपेंड हो जाएंगी, फॉल्स में वैल्यू ओवर राइट हो जाएंगी। इस प्रकार से मैंने आपको राइट फंक्शन में दिखाया था करके। और उसके बाद में देखिए इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि सेप, EOL इत्यादि। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ तो मैं बहुत ही संक्षेप में बता देता हूँ, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा से हेल्प मेन्यू में जा करके इनको पढ़ने की कोशिश करिए और आपको इनको जिस प्रकार से इस्तेमाल करना है आप उनको समझ करके इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने x की बात करी, x तो आपका वही ऑब्जेक्ट है जिसको आप सेव करना चाहते हैं। फाइल में आप अपनी फाइल का नाम डबल कोट्स में देंगे जिसके अंदर आप सेव करना चाहते हैं। अपेंड में आपका ट्रू और फॉल्स होगा, किसके द्वारा फाइल या तो अपेंड होगी या ओवरराइट हो जाएगी। उसी प्रकार से आपका देखिए कोट होता है, स्टेप होता है, सब के बारे में भी पता है आपको कि ये सेपरेटर होता है कि आपको अपनी वैल्यूज़ को किस प्रकार से सेपरेट करना है। उसी प्रकार से आपको अगर कोई एक कैरेक्टर अपनी हर एक लाइन के अंत में अगर प्रिंट करना है तो उसको हम EOL के ऑप्शन से देंगे। अगला ऑप्शन हमारा होता है NA से मतलब आपको पता है कि मिसिंग वैल्यू को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ हेल्प मेन्यू में आप अगर जाएंगे तो आपको देखिए और भी चीज़ें हैं, रो नेम्स, कॉलम नेम्स, क्यू मेथड इत्यादि इनके बारे में मालूम पड़ जाएगा। और जब हमको इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा तो उसके बाद हम अपने आउटपुट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। और जिस प्रकार का हम आउटपुट अपने प्रोग्राम के द्वारा जनरेट हो रहा है उसको हम सेव करना चाहते हैं, इन ऑप्शन की सहायता से हम उनको बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकेंगे और इसके साथ ही हम अपने इस डेटा हैंडलिंग का भी जो हमारा ब्रॉड टॉपिक था उसके अंदर हम यहाँ पे आज रुकेंगे। अब आप अगर देखेंगे तो हमारे इस जो आउटपुट को सेव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ यहाँ पे जो हमारे कॉमन ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बात करी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और आप किस एरिया में कार्य कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी आवश्यकता है आप उसको एक बार ढूंढने की कोशिश करिए कि अगर आप अपने डेटा को किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसका कमांड क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। फंक्शन और कमांड तो इसी प्रकार का होगा और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी इसी प्रकार का होगा। हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत उसमें अंतर हो, तो उसको आप हेल्प मेन्यू के द्वारा समझने की कोशिश करिए। और उसके साथ ही जब भी आप अपने इस डेटा को किसी फाइल में सेव करने के ऑप्शन का फैसला करते हैं उस वक्त आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपके प्रोग्राम का आउटपुट है वह किसी आगे वाले आने वाले प्रोग्राम का इनपुट हो सकता है। तो कोशिश करिए कि अपने प्रोग्राम का आउटपुट आप इस फॉर्मेट में सेव करिए जो अगले प्रोग्राम के लिए इनपुट की तरह डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आपका कोई ये प्रोग्राम है जहाँ पे आपको इनपुट मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए या डेटा फ्रेम फॉर्मेट में चाहिए, तो आप अपने इस आउटपुट को आप अगर मैट्रिक्स या डेटा फॉर्मेट में सेव करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो अगले प्रोग्राम में सहायता करेगा। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर आप किसी प्रकार का आउटपुट अगर फाइल में लिखना चाहते हैं तो आप इसमें से जो मैंने भिन्न प्रकार के ऑप्शंस आपको दिए हैं, कुछ तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिए हैं लेकिन सारे तो नहीं दिखाए हैं, तो आप उनको ज़रा एक बार एक एक करके ऑप्शन को लीजिए और उसके लिए छोटी सी फाइल बनाइए। और जैसे मैं आपको समझाने के लिए बहुत छोटा सा डेटा
तैयार करता हूं और उसके अंदर कार्य करने की कोशिश करता हूं, सो दैट कि आपको आंख से दिखाई पड़ता है कि उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आप भी इसी प्रकार से एक छोटे सा फाइल लीजिए, उसके अंदर आप इन ऑप्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करिए और देखिए कि आर उसके आउटपुट में किस प्रकार का परिवर्तन कर रहा है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।